ये पकड़ो अपनी चाय। आलोक को चाय देकर नीलम वापस जाने लगती है, तभी नीलम का पल्लू खींचता है। शादी के 3 सालों में आज पहली बार आलोक ने मेरी पल्लू पकड़ी है। नीलम आलोक की तरफ मुड़ती है और देखती है कि पल्लू बेड से निकली कील में फंस गया था। क्या हुआ नीलम, तुम इस तरह मुस्कुराते हुए पीछे क्यों मुड़ी? गलती होगी, मैं वो सोच बैठी जो जिंदगी में कभी हो ही नहीं सकता है। नीलम गुस्से से कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद आलोक और पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आता है, जहां नीलम सभी को ब्रेड बटर जैम परोसती है। बहू, आज फिर ये ब्रेड बटर जैम? अरे हम देसी लोग हैं, कुछ नहीं तो रोटी सब्जी ही बना लिया करो। खा लीजिए पापा, भाभी ने सुबह सुबह ब्रेड बटर जैम बना दिया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना भाभी का मुंह देखिए, गुस्से से लाल है पूरा। लाल भी क्यों ना हो, अपने बड़े भाई के चेहरे को देखिए, ना कोई मजाक मस्ती ना कोई रोमांस, सिर्फ काम। नाश्ता करके आलोक और अरुण ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही एक दिन नीलम झाड़ू मार रही होती है। मम्मी पापा, वो देखिए भाभी कैसे मुंह बनाकर झाड़ू मार रही है। अरे गर्मी कितनी बढ़ गई है, बहू अकेले पड़ जाती है, इसीलिए सही से घर का काम नहीं कर पा रही है। तो हमें अब अपने छोटे बेटे की शादी के बारे में सोचना चाहिए। सही कह रही हो, पर अभी उसकी इतनी कमाई नहीं है कि उस पर पत्नी की जिम्मेदारी डालें। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम आलोक और अरुण ऑफिस से लौटते हैं। अरुण के हाथ अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम होती है। क्या बात है अरुण भैया, आज आप आइसक्रीम लेकर आए हैं? वो आज अरुण का प्रमोशन और इंक्रीमेंट हुआ है। वाह देवर जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। थैंक यू भाभी, ये लीजिए, मैं आपके लिए आपकी फेवरेट मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम लाया हूँ। अरुण को पता है कि मुझे मैंगो फ्लेवर आइसक्रीम पसंद है, पर मैं गारंटी देती हूँ मेरे पतिदेव को ये बात पता तक नहीं होगी। उन्हें तो सिर्फ ये फाइल कहाँ है, वो फाइल कहाँ है, यही सब पता होता है। जी, अब तो हमारे अरुण की सैलरी भी बढ़ गई, अब तो हम अपने बेटे की शादी करवा सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई। अरुण बेटा तैयार हो जा, अब हम तेरे लिए लड़की ढूंढना शुरू करेंगे। अरुण, तू कल ऑफिस आने से पहले मंदिर चले जाना। मम्मी पापा आप भी साथ चले जाइएगा। अगले दिन अरुण रामलाल और शारदा के साथ गणेश जी के मंदिर पहुंचता है। मंदिर में कदम रखते ही उसकी नजर मॉडर्न सलवार सूट में आरती गा रही शिवानी पर पड़ती है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। वाह बेटी वाह, इस मॉडर्न जमाने में भी तुम हमारे कल्चर को नहीं भूली हो और ना ही पिछड़ी सोच रखती हो। शाबाश। थैंक यू पंडित जी, आपकी प्रसाद सब में बांट दीजिएगा, मैं चलती हूँ। वाओ, कितनी अच्छी आवाज है और मॉडर्न एरा में ट्रेडिशनल टच, ब्यूटीफुल मिक्स। अरुण की एक झलक देखते हुए शिवानी मंदिर से निकल जाती है। पंडित जी, कौन थी ये लड़की? जी, ये लड़की तो साक्षात देवी का अवतार है। अगर शिक्षा की बात करें तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से फाइनेंस की पढ़ाई की है, और स्वाद की बात करें तो हाथों में माँ अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है। इसके हाथों से बनाया प्रसाद भक्त मांग मांग कर खाते हैं, और व्यवहार माँ दुर्गा की तरह शांत है तो निर्मल पानी, और गुस्सा हुई तो सुनामी। अरुण, मैं इस लड़की को अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ, बोल करेगा इससे शादी? हाँ हाँ माँ, पर पहले उस लड़की से तो पूछना पड़ेगा ना। पंडित जी, क्या आप हमारे बेटे अरुण के रिश्ते की बात इस लड़की से चलवा सकते हैं? जी बिल्कुल, जोड़ों को मिलवाना तो हम ब्राह्मणों का काम है। अरुण अपनी फोटो और बायोडेटा पंडित जी को दे देता है, और अगले दिन पंडित जी कृष्णलाल और मीनाक्षी के घर पहुंचते हैं और सभी सोफे पर बैठते हैं। बताइए पंडित जी, आज हमारे घर कैसे आना हुआ? जी, शिवानी बेटी के लिए एक लड़के का रिश्ता आया है। शिवानी बेटी ने कल उसे मंदिर में भी देखा होगा। कहीं पंडित जी उस क्यूट लड़के की बात तो नहीं कर रहे हैं? पंडित जी अरुण की फोटो और बायोडेटा सभी को दिखाते हैं। अरे वाह भाई वाह, लड़का तो अच्छे परिवार खानदान का लग रहा है और अच्छी जॉब भी करता है। ऐसा ही तो लड़का चाहिए था हमें अपनी बेटी के लिए। पंडित जी, आप उन्हें हमारे घर बुलाइए, हम शादी की बात करेंगे। अगले दिन अरुण अपने पूरे परिवार के साथ शिवानी के घर आया होता है। जी, तो रिश्ता तय रहा, हम छठ मंगनी पट ब्याह करवाएंगे। जी जी बिल्कुल, हमें मंजूर है।
बच्चों को भी ये रिश्ता मंजूर है, तो अब मंडप बांधने में देर किस बात की। जब एक भाई ऐसा है तो दूसरा भाई कैसा ही होगा। लगता है शादी के बाद देवरानी जी भी देवर जी से परेशान ही रहेंगी। दोनों परिवार की रजामंदी से अरुण और शिवानी की शादी तय हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और तय तारीख के दिन अरुण और शिवानी की शादी हो रही होती है। शादी में आए सभी कपल फोटोज खिंचवा रहे होते हैं। वहीं नीलम। सभी कपल शादी में कितना एंजॉय कर रहे हैं, पर ये आलोक कहाँ है? आलोक दोनों कानों पर फोन लगाए बात कर रहा होता है। हाँ हाँ भैया, दूल्हे की गाड़ी को गुलाबों के फूल से ही सजाना है। नहीं नहीं बॉस, आपको गाड़ी सजाने को नहीं कह रहा हूँ। और वो फाइल मैं कल सुबह सेल्स डिपार्टमेंट को दे दूंगा। कभी कभी सोचती हूँ इन्हें अपने काम से ही शादी करनी चाहिए थी, तब ये एक अच्छे पति बनते। ऐसे ही अरुण और शिवानी की शादी होती है। पूरे परिवार के साथ शारदा आरती की थाली लिए घर के दरवाजे पर खड़े होते हैं और अरुण गाड़ी का दरवाजा खोलकर शिवानी को बाहर उतारता है और शिवानी का हाथ पकड़कर दरवाजे पर आता है। देख रहे हैं आप लोग, आज तक कभी घर में भैया ने इतनी अच्छी प्रिंसेस ट्रीटमेंट किसी को नहीं दी है। मैं भी जब इनकी बाइक पर बैठती हूँ, फुटस्टेप मैं खुद खोलती हूँ और यहाँ अपनी बीवी के लिए दरवाजा खोला जा रहा है। चुप कर, नजर मत लगा देना मेरे बेटे बहू को। मेरा भी तो गृह प्रवेश हुआ था, पर मेरे गृह प्रवेश में आलोक ने ऐसी प्रेजेंस नहीं दिखाई थी। पर कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, मैं भी देखती हूँ कब तक चलता है ये सब। आखिरकार सारे मर्द होते तो एक जैसे ही हैं। छोटी बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। शिवानी दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है और फिर नीलम और प्रीति शिवानी को कमरे में पहुंचा देती हैं। तुमने मेरे लिए गाड़ी का दरवाजा क्यों खोला और मेरा हाथ पकड़कर मुझे दरवाजे तक क्यों लेकर आए? सॉरी, तुम्हें बुरा लगा क्या? वो मैंने देखा कि तुम्हारा लहंगा बहुत भारी है और तुम बहुत थक गई हो, इसलिए मैंने ऐसा किया। नहीं नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। दोस्ती? पर हम तो हस्बैंड वाइफ है ना। हम दोनों एक अच्छे हस्बैंड वाइफ तब तक नहीं बन सकते जब तक हम बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन जाते। और एक बहुत अच्छा दोस्त बनने के लिए जरूरी है गुड कन्वर्सेशन। पर हमारे फर्स्ट नाइट में ही हमारी पहली बात में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई। हमें अच्छा कन्वर्सेशन कैसे होगी? शिवानी का ये सवाल सुनकर अरुण अलमारी से एक डायरी निकालकर एक ड्रॉर पर रख देता है। हमारी बातों से होने वाली मिसअंडरस्टैंडिंग तो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, बट इन फ्यूचर कभी भी हम में से किसी को भी एक दूसरे की कोई बात या कोई बिहेवियर या फिर कोई आदत अच्छी ना लगे तो वो इस डायरी में लिख देगा और दूसरा उसे सुधारने पर काम करेगा। ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, क्योंकि कई बार लोग बात मन में रख लेते हैं और रिश्ते बिगड़ते रहते हैं। बातें करते हुए शिवानी और अरुण अच्छे दोस्त बन जाते हैं और बातों बातों में ही रात बीत जाती है। अगली सुबह शिवानी अच्छे से तैयार होकर हॉल में आती है। वो देखिए जेठानी जी, आपकी देवरानी किस भांति किसी राजकुमारी की सौंदर्य की मूर्ति लग रही है। ननन जी, कल रात को वेब सीरीज की जगह रामायण या महाभारत देखी थी क्या? यह अपनी ब्यूटीफुल भाभी को देखकर तेरा दिमाग हैंग हो गया है। वाह भैया, मम्मी पापा के सामने बीवी की तारीफ अच्छा है। वैसे भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, क्या बनाएंगे आप अपनी पहली रसोई में? देवर जी को देवरानी जी बड़ी सुंदर लग रही है ना। आज पहली रसोई में ही देवरानी जी को उबले हुए आलू की तरह उबाल दूंगी, फिर देखती हूँ देवर जी कितनी तारीफ करते हैं देवरानी जी की। देवरानी जी, आपकी शादी से पहले आपके खाने की बहुत तारीफ सुनी है, तो आज आप मेरे लिए दही बड़े, गुलाब जामुन, पुलाव और आलू दम बनाइएगा। बहू, मेरे लिए पूरी और पनीर की सब्जी बनाना। भाभी, मेरे लिए पास्ता और लंच के लिए पिज्जा मैं कैंटीन में गरम करवा लूंगी। और बहू, सबसे पहले शगुन की खीर बनाना भगवान को चढ़ाने के लिए। ठीक है, आप लोग थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं खाना बना कर लाती हूँ। शिवानी किचन में आती है और कमर में पल्लू खोसकर चूल्हा जलाकर बर्तन इकट्ठा करने लगती है। तभी अरुण भी किचन में आ जाता है और फ्रिज से आलू निकालकर धोने लगता है। अरे अरुण, ये तुम क्या कर रहे हो? हे, मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मेरी मदद? पर क्यों? मैं खाना बना लूंगी। खाना तो तुम ही बना लोगी, पर इस गर्मी में तुम्हें अकेले थोड़ी ना परेशान होने दे सकता हूँ। और पता नहीं क्यों किसी ने ध्यान नहीं दिया और तुम्हें पहली रसोई में इतना सारा खाना बनाने के लिए कह दिया। कोई बात नहीं, घर की नई बहू से लोगों को काफी अरमान होते हैं। अगर ऐसे पति का प्यार और सपोर्ट मिले तो मैं घर का क्या, पूरे मोहल्ले का खाना बना दूं। अरुण किचन के छोटे कामों में शिवानी की मदद करता है, जिसकी वजह से वो सभी की फरमाइशों का खाना तैयार करने लगती है। तभी किचन के दरवाजे पर नीलम आती है।
मैं तो यहाँ देवरानी जी की बुरी हालत देखने आई थी, पर यहाँ तो देवर जी देवरानी जी के कामों में हाथ बटा रहे हैं। शादी के पहले दिन इनका रिश्ता इतना मजबूत कैसे हो सकता है, जबकि इनकी भी तो मेरी तरह अरेंज मैरिज ही हुई है। अपने देवर और देवरानी के रिश्ते को देखकर नीलम को जलन होने लगती है। वहीं पहली रसोई में ही शिवानी और अरुण का रिश्ता और मजबूत हो जाता है और शिवानी सभी को डाइनिंग टेबल पर खाना परोसती है। तुम बताओ बड़ी बहू, तुम्हारी देवरानी ने तुमसे अच्छा खाना बनाया है या नहीं? वाह देवरानी जी, क्या खाना बनाया है आपने, बहुत टेस्टी है। अब मुझे अच्छे से पता है कि खाना बनाने में आपकी मदद हमारे प्यारे देवर जी ने की है। अच्छा, तभी हम सभी हॉल में बैठे थे और भैया गायब थे। भाई वाकई खाना बहुत अच्छा बनाया तुमने। आज तक मेरे खाने की तारीफ नहीं की इन्होंने, और आज मेरे देवर देवरानी के खाने की तारीफ कर रहे हैं। बड़ी बहू, अपने देवर देवरानी की नजर उतार दो, ताकि उनके रिश्ते को देखकर कोई जलकर नजर ना लगा दे। अपनी जलन को मन में दबाकर नीलम अपने देवर देवरानी की नजर उतारती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक शाम अरुण हाथों में केक लिए ऑफिस से लौटता है। अरुण, तुम केक लेकर आए हो? किसी का बर्थडे है क्या? मैं अपनी शादी की फर्स्ट वीक सेलिब्रेट करने के लिए केक लाया हूँ। अब जल्दी से केक कट करो। एक हफ्ते पहले इसी वक्त हम दोनों मंडप में बैठे थे, याद है? वाह, कितना रोमांटिक मोमेंट है। लेट्स क्लिक पिक्चर्स। शिवानी केक कट करती है, फिर अरुण शिवानी एक दूसरे को केक खिलाते हैं और अरुण शिवानी को चेस गिफ्ट करता है। वाह, चेस चेस तो मेरी हॉबी है। मुझे पता था चेस तुम्हारी हॉबी है, इसलिए मैं चेस सेट लेकर आया हूँ। अब हम दोनों चेस खेलेंगे। आप लोग बातें कीजिए, मुझे एक प्रेजेंटेशन पर वर्क करना है। गुड नाइट। आलोक कमरे में चला जाता है। वहीं प्रीति और शिवानी फोटोज क्लिक करके इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती हैं और अगले दिन नीलम बालकनी में खड़ी पोस्ट के कमेंट पढ़ रही होती है। लवली कपल, बेस्ट कपल, बेकार कपल, ये सब बकवास है। पति पत्नी के रिश्ते में ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन हॉल में आलोक फाइल पढ़ रहा होता है। आलोक, दोपहर में हम मॉल चलेंगे, तुम मेरे लिए कोई अच्छी सी ड्रेस पसंद करना। हाँ ठीक है, मैं अभी ऑफिस जा रहा हूँ। आलोक ऑफिस के लिए निकल जाता है। दोपहर के वक्त नीलम आलोक को फोन कर रही होती है, लेकिन मीटिंग में बैठा आलोक फोन काट देता है। क्या हुआ बहू, तू तो कह रही थी मॉल जाएगी, जाती क्यों नहीं? आलोक मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। उन्हें मेरी बात की कदर ही नहीं है। कोई नहीं, मैं अकेले ही शॉपिंग मॉल चली जाऊंगी और अपनी पसंद की ड्रेस खरीदूंगी। जा बहू, जब तेरा पति ही तेरा फोन नहीं उठा रहा तो कोई क्या कर सकता है इसमें। ऐसे ही शाम होती है, सभी छत पर चाय नाश्ता कर रहे होते हैं। अरुण, कल तुम अपने हेयर कट करवा लेना, बहुत बड़े हो गए हैं। हे अच्छा बताओ कि कौन सा हेयर स्टाइल करवाऊं? आओ अच्छा गूगल पर फोटो चेक करते हैं। सभी के सामने अरुण शिवानी से अपनी हेयर स्टाइल सिलेक्ट करवाता है और तुरंत घर से निकलता है और थोड़ी देर में शिवानी की पसंद की हेयर स्टाइल बनवाकर लौटता है। हे शिवानी, हेयर स्टाइल ठीक है ना? परफेक्ट, पर ये कान के पास थोड़ी छोटी और होनी चाहिए थी। हे वेट, मैं अभी इसे फिक्स करता हूँ। देवर जी देवरानी जी की कितनी बात मानते हैं और आए दिन उन्हें गिफ्ट भी देते रहते हैं और उनकी हॉबीज का ध्यान रखते हैं, और एक मेरे पति देव हैं। इतना रोमांटिक मोमेंट है पर कोई रोमांटिक बात नहीं। ऐसे ही अगले दिन रामलाल शारदा अपनी दोनों बहुओं के साथ टीवी देख रहे होते हैं। भगवान, हमारे गांव की फसल बेचकर अच्छे पैसे मिले, उन पैसों का क्या किया जाए? पंडित जी बता रहे थे छोटी बहू ने फाइनेंस की पढ़ाई की है, उसी से पूछते हैं। छोटी बहू, तुम बताओ मैं क्या करना चाहिए? पापा जी, अभी मार्केट अच्छा है, आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दीजिए और फिर पैसों की शॉर्ट टर्म एफडी कर दीजिएगा। मुझसे तो इन्होंने नहीं पूछा, और पूछेंगे भी क्यों? जिसका पति बाल भी पूछकर बनाता हो उससे पूछेंगे, या जिसका पति फोन न उठाता हो उससे पूछेंगे। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीलम वेस्टर्न कपड़ों में पूरे परिवार के साथ मंदिर आई होती है। नीलम, वैसे तो तुम साड़ी पहनती हो और आज पूरा परिवार बाहर आया तो तुमने वेस्टर्न कपड़े पहने हैं। तुमने कहा बाहर चल रहे हैं, इसलिए मैंने वेस्टर्न कपड़े पहन लिए। मुझे क्या पता कि तुम मंदिर आ रहे हो। कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है, भगवान का दर्शन तो जैसे भी किया जा सकता है। शिवानी, इस मंदिर में सभी पति अपनी पत्नियों को अपनी बाहों में उठाकर 108 सीढ़ियां चढ़ते हैं और फिर भगवान के दर्शन करते हैं। हम भी ऐसे ही भगवान के दर्शन करेंगे। शिवानी के ना करते हुए भी अरुण शिवानी को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियां चढ़ने लगता है। वहीं बाकी सब भी पीछे पीछे चलने लगते हैं। देवर जी को देखकर भी आलोक मुझे इग्नोर कर रहे हैं। वो भी तो मुझे अपनी बाहों में उठाकर भगवान का दर्शन करवा सकते हैं। मैं भी नीलम को अपनी बाहों में उठाकर भगवान के दर्शन करवाता, पर नीलम ने कपड़े ही ऐसे पहने
कि उसे बाहों में उठाना सही नहीं रहेगा। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन देर रात पानी पीने के लिए उठी नीलम अपने देवर और देवरानी के कमरे के सामने से गुजरती है, जहां अरुण शिवानी को कमर से पकड़कर बात कर रहा होता है। हे शिवानी, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो यार। तुम्हारी काली घटाओं जैसे बाल, कोयल जैसी आवाज, नागिन की तरह ये पतली कमर और ये गहरी आंखें। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई ग्रीन फॉरेस्ट का जंगल नहीं जो तुम मेरी ऐसे तारीफ करते हो। अरुण अपने फोन पर रोमांटिक सॉन्ग प्ले करके फोन को बेड पर फेंक देता है और शिवानी के साथ रोमांटिक डांस करने लगता है। मेरा और आलोक का रिश्ता तो ऐसा नहीं है, तो फिर देवर और देवरानी जी का रिश्ता भी ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं देवर और देवरानी जी का रिश्ता खत्म कर दूंगी। इतना कहकर नीलम अपने कमरे में आती है, जहां आलोक ईमेल्स टाइप कर रहा होता है, जिसे देख नीलम और चिढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन शिवानी बालकनी में गीले कपड़े फैला रही होती है, तभी वहां अरुण आता है। हे शिवानी, तुमने मेरी वो कल वाली पैंट धो दी क्या? अरे उसमें एक कागज था जिसमें मैंने एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट की ईमेल आईडी लिखी थी। सॉरी अरुण, मैंने तुम्हारी जेब चेक नहीं की और तुम्हारे सारे कपड़े धो दिए हैं। अब तो वो कागज खराब हो गया होगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं दोबारा उसके ऑफिस जाकर ईमेल आईडी ले लूंगा। नीलम छिपकर अपने देवर और देवरानी की बातें सुन लेती है और अगले दिन अरुण ऑफिस जाने के लिए अपनी बाइक स्टार्ट कर रहा होता है, तब नीलम अरुण के पास आती है। क्या हुआ भाभी, मैं कुछ भूल रहा हूँ क्या? नहीं देवर जी, वो मैं आपको ये बताने आई हूँ कि जो ईमेल वाली प्रॉब्लम हुई थी वैसी प्रॉब्लम दोबारा कभी मत कीजिएगा। देवरानी जी बहुत गुस्सा हो रही थी। नहीं भाभी, शिवानी कहाँ गुस्सा हो रही थी? आपके जाने के बाद मैंने उन्हें कहते सुना कि बिल्कुल बेवकूफ पति मिला है मुझे। फोन के जमाने में कागज में ईमेल कौन लिखता है और लिखकर जेब में कौन छोड़ता है? पता नहीं अपनी कंपनी का क्या हाल करेगा। शिवानी ने ऐसा कहा? अच्छा रुकिए भाभी, मैं अभी उससे बात करता हूँ। नहीं देवर जी, उस वक्त वहाँ कोई नहीं था। अब आप अगर देवरानी से कुछ पूछेगा तो देवरानी समझ जाएंगी और कहेंगी कि जेठानी जलकर देवर और देवरानी का रिश्ता खराब कर रही है। आप बस इन सब बातों का ध्यान रखिए। अरुण नीलम की बात मान जाता है और दोपहर के वक्त नीलम शिवानी के कमरे में आती है। जेठानी जी, कुछ चाहिए क्या आपको? हाँ, वो सर दर्द की दवाई चाहिए थी। वैसे बहुत सारे परफ्यूम रखे हैं आपने। हाँ, ये अरुण हर हफ्ते 10 दिन में मुझे एक नया परफ्यूम गिफ्ट करते हैं। हाँ, मैंने देवर जी को फोन पर अपने दोस्त से बात करते हुए सुना था। वो कह रहे थे कि उन्हें आपकी बॉडी की नेचुरल स्मेल पसंद नहीं है। क्या? ये बात मुझे बताने की जगह अरुण अपने दोस्त को बता रहा था। अरुण ने गलत किया। मैं आज शाम को बात करती हूँ। देखिए देवरानी जी, आपको जो करना हो वो कीजिए, पर देवर जी से इस बात पर बात मत कीजिएगा। ये बात उन्होंने अपने दोस्त से कही है, मैंने तो सुन लिया था, तो आपको बता दिया था कि देवर और देवरानी का रिश्ता खराब ना हो। अब अगर आप देवर जी से इसके बारे में बात करेंगी तो मेरा और देवर जी का रिश्ता खराब हो जाएगा। नीलम अपने देवर और देवरानी के रिश्ते के बीच पहली सेंध लगा देती है। अब अरुण और शिवानी एक दूसरे से मुंह बना लेते हैं और कुछ दिनों के बाद अरुण एक गिफ्ट शॉप पर आता है। आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है और कुछ दिनों से मैंने शिवानी से सीधे मुंह बात भी नहीं की है। अब भूल जाता हूँ उस बात को और रिश्ते में आगे बढ़ता हूँ। वैसे भी लड़कियां माफी मांगते हुए अच्छी नहीं लगती हैं। अरुण एक कपल स्नो बॉल खरीदता है और घर आकर कमरे में शिवानी को गिफ्ट करता है। हे शिवानी, आज हमारी शादी को 1 महीना पूरा हो गया है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक रोमांटिक गिफ्ट लेकर आया हूँ। थैंक यू सो मच अरुण, तुम हर स्पेशल डे को मेरे लिए और स्पेशल बना देते हो। आई लव यू। आई लव यू टू। अरुण के बढ़ाए कदम से अरुण और शिवानी का रिश्ता एक बार फिर ठीक हो जाता है। वहीं दरवाजे के पीछे छिपी नीलम ये सब देखती है और अगले दिन चुपके से अपने देवर देवरानी के कमरे में आती है। मैं अपने देवर और देवरानी का रिश्ता ठीक नहीं होने दूंगी। इतना कहकर नीलम अरुण का दिया हुआ गिफ्ट चुरा लेती है और एक रविवार अरुण कमरे की साफ सफाई कर रहा होता है, तभी नीलम और प्रीति आती हैं। वाह, देवर जी देवरानी जी की हेल्प की जा रही है। जरा ये सब अपने बड़े भैया को भी सिखाइए। भाभी, शिवानी कहाँ है? मैंने उसे एक गिफ्ट दिया था, वो मुझे नहीं मिल रहा है। भाभी तो छोटे से प्लास्टिक में कूड़ा फेंकने गई है। देवर जी, किसी को वही गिफ्ट दिया जाता है जो उसे पसंद आए, तभी आदमी उस चीज को अपने पास रखता है, वरना कूड़े में फेंक देता है। बड़ी भाभी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? भैया, आप भाभी को आने दीजिए, उनसे पूछिएगा। नहीं, अगर मैं उससे पूछूंगा तो वो एम्बैरस हो जाएगी। मैं हमारी डायरी में लिख देता हूँ, वो खुद ब खुद मुझसे बात कर लेगी।
अच्छा, तो इन दोनों ने अपने रिश्ते को बनाए रखने के लिए एक डायरी बनाई है। अब मुझे एक और नाजुक कड़ी मिल गई इनके रिश्ते को तोड़ने के लिए। अरुण डायरी में शिवानी के लिए नोट लिखता है और शिवानी के कमरे में आते ही कमरे से निकल जाता है। तभी नीलम कमरे में आती है। देवरानी जी, जरा अपने बाथरूम का नल चेक कीजिए। मेरे बाथरूम के नल की तरह वो भी लीक कर रहा है क्या? क्या टैप लीक हो रहा है? रुकिए, मैं अभी चेक करती हूँ। जैसे ही शिवानी बाथरूम में जाती है, नीलम तुरंत डायरी का पन्ना फाड़कर खा जाती है। तभी शिवानी बाथरूम से बाहर आती है। नहीं जेठानी जी, मेरे बाथरूम का टैप तो लीक नहीं कर रहा है। वैसे आप अचानक क्या खाने लगी? मैं कहाँ कुछ खा रही हूँ, वो जो खाया था उसे दांत से निकाल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मुझे प्लम्बर को बुलाना है, मैं चलती हूँ। इतना कहकर नीलम कमरे से निकल जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन हॉल में। ए जी, जरा मेरे साथ चलिए, मुझे अपनी साड़ी में फॉल पिको करवाना है और आपका कुर्ता भी फिट करवाना है। अरे भाग्यवान, किसी और दिन चलते हैं ना, बाहर बहुत तेज धूप है। अरे गर्मी का समय है, धूप तो रोज ही रहेगी और शाम को वो औरत दुकान नहीं खोलती है। अभी चलिए। देवरानी जी का नाम फंसा देती हूँ। करेंगी तो काम बिगाड़ कर उनका नाम खराब करूंगी, और नहीं करेंगी तब छोटे काम का ताज देकर नाम खराब करूंगी। मम्मी जी, पापा जी, कहाँ आप दोनों इतनी तेज धूप में बाहर काला कौवा बनने जा रहे हैं? हमारी देवरानी जी है ना, उन्हें तो बहुत अच्छी सिलाई आती होगी, इनसे करवा लीजिए। सच बहू, ले तू ही कर दे। नहीं, मुझे सिलाई कढ़ाई करना नहीं आता, मैं सिर्फ खाना अच्छा बना लेती हूँ। इसके अलावा और कोई खास स्किल नहीं है मुझ में, और सिलाई तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो मुझे लगा कि आपको सिलाई करना भी आता होगा। अरे कोई बात नहीं, हम दोनों टेलर से ही करवा लेते हैं। इतना कहकर रामलाल घर से निकलते हैं और तेज धूप में थोड़ी देर के बाद दोनों पसीने से तरबतर और थकी हालत में रामलाल और शारदा घर लौटते हैं। ऐसे ही आज का दिन बीतता है और अगले दिन नीलम प्रीति के कमरे में आती है। ननन जी बाथरूम में नहा रही हैं और ये बेड पर रखी हुई है उनकी आज की ड्रेस, और आज उन्हें कॉलेज भी जाना है। अगर ऐसे में ननन जी की ड्रेस किसी कोने से फटी हो तो वो देवरानी जी उसे जरूर सिलेंगी। नीलम ब्लेड से प्रीति की ड्रेस पर कुछ छोटे कट्स लगाकर नीलम के कमरे से चली जाती है और प्रीति नहाकर कमरे में आती है और अपनी ड्रेस उठाती है। अरे ड्रेस में कट कब लग गई? आज तो मुझे यही ड्रेस पहननी है। अब क्या करूं? हाँ, छोटी भाभी से सिलवा लेती हूँ, मुझसे तो सुई में धागा भी नहीं जाता है। तभी प्रीति शिवानी के कमरे में आती है। भाभी, जल्दी से मेरी इस ड्रेस पर लगी हुई कट सिल दीजिए, मुझे ये पहनकर कॉलेज जाना है। ननन जी, मुझे सिलाई तो नहीं आती, पर यूट्यूब पर देखकर ट्राई करती हूँ। शिवानी यूट्यूब देखकर प्रीति की ड्रेस सिलने लगती है और थोड़ी देर के बाद प्रीति अपनी ड्रेस पहनकर हॉल में आती है। मम्मी जी, ननन जी की ड्रेस सिली हुई लग रही है क्या? हाँ, पर प्रीति को तो सुई में धागा तक डालने नहीं आता है, तो फिर इसकी ड्रेस किसने सिली? ननन जी, आपकी ड्रेस किसने सिली है? छोटी भाभी ने। ठीक है, मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। बहू ने तो कहा था उसे सिलाई नहीं आती, और आज प्रीति के कपड़े सिल रही है। उस वक्त देवरानी जी का मन नहीं रहा होगा, और फिर वो ननन जी के साथ तो वो मॉडर्न एरा एक्सप्लोर कर सकती है, आपके साथ तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा शायद, इसलिए। अगर बहू को हमारा काम नहीं करना था तो साफ मना करना चाहिए था ना, इस तरह झूठ नहीं बोलना चाहिए था। खैर, बहू की मर्जी, वैसे भी हम उसे टोकने नहीं जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। एक दिन नीलम किचन में आती है और फ्रिज के सारे अंडे और पनीर छिपा देती है। तभी शिवानी किचन में आती है और फ्रिज खोलती है। फ्रिज में अंडे और पनीर दोनों ही नहीं है, अब मैं अरुण के लिए नाश्ता कैसे बनाऊं? देवरानी जी, हमारे देवर जी कुछ भी खा लेते हैं, आप उनके लिए ब्रेड बटर जैम बना दीजिए। हाँ भाभी, और कुछ तो है नहीं, यही बनाना पड़ेगा। नीलम के कहने पर शिवानी सभी के लिए नाश्ते में ब्रेड बटर जैम तैयार करती है और नीलम सभी को परोसती है। नीलम, आज खाना तुमने बनाया है क्या? नहीं, आज खाना देवरानी जी ने बनाया है। क्या शिवानी ने खाना बनाया है, वो भी ब्रेड बटर जैम? शिवानी रोज मेरे लिए कुछ अच्छा नाश्ता बनाती थी, पर आज सुबह सुबह वो भी भाभी की तरह ब्रेड बटर ही बना रही है। ऐसे ही एक दिन नीलम चुपके से शिवानी के कमरे में आती है और अरुण की प्रेस की हुई शर्ट अपने हाथों से मरोड़कर शर्ट पर गहरी सिलवटें बना देती है। देवर देवरानी का रिश्ता चाहे जितना भी मजबूत क्यों ना हो, पर मेरी ये छोटी छोटी सेंध उनके रिश्ते को खोखला कर देंगी। इतना कहकर नीलम कमरे से निकल जाती है और अरुण बाथरूम से आकर अपनी शर्ट देखता है। भाई, किसी ने सही कहा है, शादी के कुछ दिन 4 दिन की चांदनी होते हैं, और इन दिनों में पत्नी को ज्यादा प्यार भी नहीं जताना चाहिए।
वरना फिर यही सब होता है। अब शिवानी मेरे कपड़े भी प्रेस नहीं कर रही और ना ही मुझसे कह रही है कि तुम खुद कर लेना। अब मैं शिवानी के चक्कर में नहीं रहूंगा, मैं खुद अपने काम कर लिया करूंगा, वरना ऑफिस के लिए रोज लेट हो जाऊंगा। अरुण खुद अपने ऑफिस की शर्ट प्रेस करके पहन लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज अपने देवर देवरानी के टूटे रिश्ते को देख नीलम ने मूंग की दाल का हलवा बनाया होता है। वाह नीलम, आज तुमने मूंग दाल का हलवा बनाया है। मुझे मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद है। तो फिर खाइए ना, मैंने बहुत सारा मूंग दाल का हलवा बनाया है। अब मेरे देवर और देवरानी के रिश्ते पर एक आखिरी चोट करनी है, इस खुशी में पार्टी तो बनती है। नीलम ये सोच ही रही होती है कि तभी शिवानी किचन से दही बड़े लेकर आती है और सभी को परोसती है। वाह, बड़ी भाभी ने बड़े भैया की पसंद का मूंग दाल का हलवा बनाया है और छोटी भाभी ने छोटे भैया की पसंद के दही बड़े बनाए हैं। आज बहुत दिनों बाद अरुण और मैं दोनों खुश हैं। अब मैं हम दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म कर लूंगी। मैं देवर और देवरानी जी के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ और देवरानी जी अपने रिश्ते को बचाने की, पर बचा नहीं पाएंगी। पता नहीं क्यों लग रहा है कि अब सब कुछ पहले जैसा अच्छा होने वाला है। शिवानी बड़ी बारीकी से नीलम के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन नीलम की गैर मौजूदगी में शिवानी घर वालों से बात कर रही होती है। आप लोगों को तो याद ही होगा कि जेठानी जी की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है। हाँ भाभी, याद तो नहीं था, पर अगले हफ्ते ही है उनकी मैरिज एनिवर्सरी। हमें भैया और जेठानी जी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी चाहिए। नहीं, इसमें फालतू के पैसे खर्च होंगे। नहीं भैया, ज्यादा खर्च नहीं होगा, सिर्फ हम घर वाले ही रहेंगे और कोई नहीं। खुद का रिश्ता संभाला नहीं जा रहा है और भैया भाभी के रिश्ते की फिक्र कर रही है। जरूर इसमें भी कुछ मतलब छुपा होगा इसका। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज नीलम और आलोक की एनिवर्सरी होती है। सभी हॉल में इकट्ठा होते हैं। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी नीलम। हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी आलोक। हैप्पी एनिवर्सरी भैया और भाभी। आलोक, तुम्हें याद थी हमारी एनिवर्सरी? वैसे हम अपनी एनिवर्सरी कैसे सेलिब्रेट करेंगे? घर पर केक काट कर सेलिब्रेट करेंगे, और कैसे। आलोक की बात सुनकर नीलम गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। क्या जरूरत है एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने की? जब घर में ही सेलिब्रेट करना है तो केक काटने के अलावा क्या एक्स्ट्रा करेंगे? केक काट कर खाना खाकर सो जाएंगे बस। ऐसे ही शाम होती है। अरुण और आलोक ऑफिस से घर लौटते हैं और फिर पूरा परिवार तैयार होकर हॉल में आता है, जहां प्रीति नीलम और अरुण के लिए एक शानदार केक लाती है। वाह, ये केक तो बहुत अच्छा है ननन जी। प्रीति, ये केक तो काफी महंगा लग रहा है। मैंने कहा था ना, ज्यादा पैसे खर्च मत करना। भैया, आज भी आप पैसे ही देख रहे हैं, पहले केक कट कीजिए। आलोक और नीलम केक कट करते हैं। पूरा परिवार केक खाता है और फिर मैंने भैया और जेठानी जी की शादी नहीं देखी है, क्यों ना आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी के दिन हम उनकी शादी की वीडियो देखें। वैसे तो मुझे देवरानी जी फूटी आंख नहीं पसंद है, पर उनका ये आइडिया मुझे बड़ा अच्छा लगा। हाँ ननन जी, जरूर। शिवानी पूरे परिवार के साथ हॉल में टीवी के सामने बैठ जाती है और टीवी पर एक वीडियो प्ले करती है। नीलम शिवानी के कमरे में आती है और शिवानी की कबर्ड खोलकर एक फाइल निकालती है। ये देवर जी की इम्पोर्टेंट फाइल है, मैं इसे छुपा देती हूँ। फिर देवर जी से कहूंगी कि देवरानी जी उनकी चीजों का ध्यान नहीं रखती है, और इसी तरह अपने देवर देवरानी के बीच झगड़ा करवाकर देवर देवरानी के रिश्ते को खत्म कर दूंगी। ये वीडियो किसने बनाई? जेठानी जी, चाल तो आप बहुत अच्छी चल रही थी, पर आप दो जगह मार खा गई। एक, अरुण और मेरे बीच अनबन देखते ही आपका खुश हो जाना, और मेरी तारीफ करते देख आपका मुंह उतर जाना। और मैंने अपनी अलमारी में अपने महंगे गहने रखे हैं, इसलिए मैंने वहाँ एक छोटा सा कैमरा भी लगा रखा था, ताकि अगर कभी कोई चोर उचक कर गहने चुराने की कोशिश करे तो मेरे पास सबूत हो। पर इस छोटे से कैमरे ने मेरे और अरुण के रिश्ते को बचाकर आपका पर्दाफाश कर दिया। भाभी, आप ऐसा भी कर सकती हैं। आपने ऐसा क्यों किया? इतना ही नहीं, जेठानी जी ने हमारी डायरी के पन्ने भी फाड़े हैं। इतना कहकर शिवानी अपने और अरुण की डायरी लेकर आती है और सभी को डायरी दिखाती है। बहू, सच बताओ, तुम ऐसा क्यों कर रही थी? क्या दिक्कत है तुम्हें अपने देवर देवरानी के रिश्ते से? क्यों नहीं होगी दिक्कत? देवर जी देवरानी जी की केयर करते थे, उनकी बात सुनते थे, उन्हें गिफ्ट देते थे, उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे। और मेरे पति चाय कहाँ है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, लंच कहाँ है, यही सब करते थे। इसलिए देवर जी और देवरानी जी को देखकर मेरे मन में जलन पैदा हुई और मैंने तय किया कि मैं अपने देवर देवरानी का रिश्ता पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। नीलम, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतनी घटिया औरत हो जो अपने देवर देवरानी के रिश्ते से जलती हो। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग, मुझसे गलती हो गई। बहू, तुमने हमें भी अपनी देवरानी के खिलाफ भड़काने की कोशिश की थी।
नीलम, तुम अपने मायके चली जाओ। इस वक्त मैं तुमसे कोई बात करने के मूड में नहीं हूं। अगर तुम यहां रही तो कहीं हमारा रिश्ता खराब ना हो जाए। नीलम रोते हुए अपना सामान पैक करती है और मायके चली जाती है। भैया, जेठानी जी ने जो किया सो किया, पर गलती आपकी भी है। माना आप घर के बड़े बेटे हैं और अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपना प्रेजेंट खराब कर दें। आगे आप पर बच्चों की जिम्मेदारी आएगी, उनके बाद और भी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी। फिर आप जेठानी जी को क्वालिटी टाइम कब दीजिएगा? इसी तरह 1 महीना बीतता है। नीलम अपने मन की सारी जलन मिटाकर ससुराल लौट आती है, जहां आलोक ने कमरे के दरवाजे पर फूलों से हार्ट शेप वेलकम बनाया होता है और पूरा कमरा अपनी और नीलम की तस्वीरों से सजाया होता है। नीलम, मुझे माफ कर दो यार, मैं कभी तुम्हें समझ ही नहीं पाया, पर अब मैं हर संडे तुम्हें वक्त दूंगा। अब दोनों देवरानी जेठानी अपने पति और परिवार के साथ हंसी खुशी जीवन बिताती हैं।